लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचपी पटवारी की इस बैच में। तो हम हिंदी की क्लासेस कर रहे थे और हमने देखा कि एचपी जेबीटी कमीशन में जितने भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द, ये सभी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। एक-एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी इनसे रिलेटेड पूछी गई थी या फिर वो प्रश्न जो डायरेक्ट जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो सभी हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो 50 से 60% के प्रश्न थे वो इन्हीं तीनों चीज़ों से पूछे गए थे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द। तो बाकी के बच्चे जो 50% पार्ट है हिंदी का, तो उसको हम आज देखेंगे कि बाकी के जो पार्ट में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार का एक पैटर्न रहा था। तो उसी को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य का स्त्रीलिंग के अनुरूप शुद्ध विकल्प चुनें। तो आपने देखना है कि जो आपके पास एक वाक्य है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है। तो वाक्य है, भीड़ में खड़ा वह लंबा आदमी आज सुबह से बहुत परेशान लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी के बारे में बात हो रही है। तो हमने देखना है कि इसका जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या हो सकता है। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से एक बार ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम में हल करने का तरीका क्या है। तो एक बार आप 4 ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आपने जो है एक-एक लाइन को जो है, एक-एक ऑप्शन को बारी-बारी नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप एक ऑप्शन पढ़ोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर तीसरा पढ़ोगे, फिर चौथा और इसी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न होगी कि किस ऑप्शन में गलती है। तो आपको मैं बताऊँगा इसको हल करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो आपने क्या करना है कि इसको चारों ऑप्शन को एक साथ पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है वर्टिकल तरीके में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीड़ में खड़ी। तो ऑप्शन ए तो हमने देख लिया इतना। उसके बाद हम बी, सी और डी को भी देखेंगे। तो बी है भीड़ में खड़ी, भीड़ में खड़ा और भीड़ में खड़ी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि भीड़ में खड़ी वह लंबा औरत। तो हमें पता चल रहा है कि खड़ा तो यहाँ पर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो उसके बाद हम बाकी के ऑप्शन को आगे कंपेयर करेंगे। तो हमने एक यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है कवर कर लिया और उसमें देखा हमने कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अब फिर से हम ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे, भीड़ में खड़ी वह लंबी औरत। तो इतना सा पार्ट हम करेंगे। ऑप्शन बी में देखिए, वह लंबा औरत। आपको पता है कि ये जो है गलत है बर्तनी के हिसाब से। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर कट हो जाता है। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो चलिए पहले डी में देखते हैं, वह लंबी औरत। तो देखिए यहाँ तक जो है ए और डी में बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद देखेंगे हम, आज सुबह से बहुत परेशान। आज सुबह से बहुत परेशान। ऑप्शन ए और डी में इतना भी पार्ट जो है वो सेम है। उसके बाद देखिए, बहुत परेशान लग रही है या फिर बहुत परेशान लग रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी भी जो है वो गलत है, क्योंकि लग रहा है ये नहीं हो सकता। एक औरत की बात हो रही है तो वो होगा बहुत परेशान लग रही है। तो इस प्रकार से आपने जितने भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक-एक लाइन को पढ़ोगे, उसके बाद मान लो जो उत्तर होगा वो अगर ऑप्शन डी हुआ, तो आप जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ऑप्शन ए में क्या गलती हो सकती थी या फिर ऑप्शन बी या फिर सी में। तो आपने क्या करना है, इनको वर्टिकली तरीके से जो है वो पढ़ने की कोशिश करनी है। इससे जो है आपका जल्दी हो जाएगा, आपको सही उत्तर जल्दी ढूँढने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से आप इनको टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से जो पार्ट में है वो गलती है। तो ये चीज़ें आपने जो है बहुत ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुलभा बाजार से डैश पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपने बताना है कि इसके आगे जो है वो क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले आप एक बार ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जो पूर्वकालिक क्रिया है वो क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप पहले इनको पढ़िए।
तो देखिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि पूर्वकालिक क्रिया जो है वो क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य करना। जैसे मान लो हमारे पास एक महिला है जो कि पहले बाजार जाती है और वहाँ से कुछ उसने सब्जियाँ या फिर कुछ सामान खरीद के लाती है, और उसके बाद दूसरी जो इमेज है हमारे पास उसमें देख सकते हैं हम कि वह औरत जो है खाना बना रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य करना। तो जब हम एक कार्य के बाद दूसरा कार्य करते हैं, जो पहले वाला जो कार्य होता है, जैसे पहले ये बाजार गई थी तो उसके बाद आकर उसने खाना बनाया था, तो इसका जो पूर्वकालिक क्रिया होगी वो होगा बाजार में जाना। क्योंकि ये जो है पूर्व मतलब पहले पहले क्या किया इसने, बाजार गई और जो सब्जियां वगैरह खरीद कर लाई, और दूसरी क्रिया हुई कि खाना को जो है बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। आपके पास चार ऑप्शन है। सुलभा बाजार से आ गई, ऑप्शन बी है सुलभा बाजार से आएगी, ऑप्शन सी है सुलभा बाजार से आकर खाना बनाएगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। सुलभा बाजार से आकर खाना बनाएगी, पहले वो बाजार से आएगी उसके बाद जो है वो खाना बनाएगी। तो ये क्रिया जो है खाना बनाना, उसकी जो पूर्व मतलब पहले या फिर पास्ट में जो घटना घटित हुई उसे ही कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो देख सकते हैं आप कि पहले जो है ये बाजार से आती है उसके बाद जो है खाना बनाती है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने इस इमेज को रिलेट करना है और इसे याद रखने की कोशिश करनी है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार हम। सुलभा बाजार से आ सकती है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने इस प्रकार से याद रखना है। तो देखिए मैंने जितने भी टीसीएस के एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से हिंदी वाले पोर्शन में जो खासकर व्याकरण का हिस्सा है उसमें एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और तीसरी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन तीन चीज़ों के अलावा वो ज़्यादा नहीं पूछता, कभी कभार पूछ भी सकता है, लेकिन ये तीन चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें बार बार पूछी गई है, तो आपने उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। तो आपने याद रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। दो क्रियाएं होगी, पहले एक होगी और उसके बाद दूसरी, इसी कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक डैश छात्रों को पुरस्कार दिए गए, आपने रिक्त स्थान पर सही कारक का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपने जो है इस खाली स्थान पर बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आप पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो देख सकते हैं आप, शिक्षक के लिए, अगर मान लो हमने ऑप्शन ए चुन लिया होता, शिक्षक के लिए छात्रों को पुरस्कार दिए गए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षक को छात्रों को पुरस्कार दिए गए, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है हमारे पास, शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिए गए। अगर मान लो हमारे पास इतना ही होता कि शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिए, तब तो जो है ये ऑप्शन सी भी सही हो सकता था। लेकिन जो हमारे पास वाक्य है वो है छात्रों को पुरस्कार दिए गए, उस हिसाब से ऑप्शन सी भी गलत होगा। अब ऑप्शन डी बचता है आपके पास, जो कि सही उत्तर होगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार हम चेक करके। शिक्षक के द्वारा छात्रों को पुरस्कार दिए गए, तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो आपने इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन को चेक करना है और देखना है कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह चतुर लड़का है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपने जो लड़का है इसकी जगह बताना है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए जेबीटी कमीशन में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे। तो एचपी पटवारी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द है उनको भी अच्छे से पढ़कर जाना है। बाकी हम जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास युवती, ऑप्शन बी है बालिका, ऑप्शन सी है महिला, या फिर ऑप्शन डी है लड़की।
तो बताइए लड़का का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आप सभी का सही उत्तर आ गया होगा। तो आपने इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये ईज़ी वाले प्रश्न को गलत करोगे तो फिर आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति भूतकाल के रूप में करें। तो आपने बताना है कि भूतकाल क्या होता है। पास्ट टेंस। हमारे पास 3 टेंस होते हैं। एक भूतकाल होता है, एक जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान कहते हैं, और एक होता है भविष्य जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो विद्यालय का उद्घाटन डैश। आपने बताना है कि इस खाली स्थान पर जो है वो क्या उत्तर आ सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक को पिक कीजिए और देखिए कौन सा उत्तर सही बैठता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास होगा। तो देखिए होगा जो है वो फ्यूचर या फिर भविष्य काल के लिए यूज़ होता है, तो ये तो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। तो देखिए अगर हम इसे इस ऑप्शन में देखेंगे तो विद्यालय का उद्घाटन होगा, ये जो है फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है आपके पास, विद्यालय का उद्घाटन हुआ। तो देखिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें देखिए इस लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हमें पता चल रहा है कि विद्यालय का उद्घाटन हुआ। हुआ मतलब कि हो चुका है, ये बात जो है भूतकाल की या फिर पास्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी और डी इसके गलत ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि तीनों टेंसेस के बारे में या फिर तीनों काल के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक से करें। आई थिंक आप सभी को कारक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार जो हमारे पास कारक है उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको जो प्रश्न को हल करने में कई दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आपके पास एक वाक्य है, उसमें देखिए कि कौन से कारक इस पर फिट बैठते हैं। सामाजिक न्याय की प्राप्ति डैश सरकार डैश अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इनको पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अगर हम देखिए ऑप्शन ए को चुनते हैं, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 कारक है, तो पहले में पहला पुट करना है और दूसरे में जो है दूसरा। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। तो देखिए ये ऑप्शन जो है इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपने इस प्रकार से इन सभी ऑप्शन को देखना है और सही उत्तर को मार्क करना है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानें। आपने देखना है कि इस वाक्य में जो है त्रुटि, जो गलती है वो कहाँ पर है। वह उसी गांव में मरा जिसमें पैदा हुआ था। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपको डायरेक्ट वाक्य को पढ़कर जो है आंसर का पता नहीं चल रहा, तो आप देख सकते हैं कि गांव में मरा, ये तो देखिए बिल्कुल सही है कि गांव भी सही लिखा है वर्तनी के हिसाब से, और बाकी भी सब कुछ सही है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। वह उसी, तो ये भी वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखेंगे हम जब, जिसमें पैदा हुआ, तो देखिए आपको पता होगा कि पैदा होना कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हमें डबल मात्रा लगानी पड़ती है, पैदा होना, तो ये जो है इसकी बिल्कुल सही वर्तनी है। तो हमारे पास जो वर्तनी के हिसाब से ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। वह उसी गांव में मरा जिसमें पैदा हुआ था, तो यहाँ पर जो है वर्तनी में थोड़ी सी गलती थी। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है हर एक चीज़ों में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटि है, ये बता रहा है कि इस वाक्य में जो है त्रुटि है, गलती है। त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करें। आपने जो है गलती को देखना है और उसका शुद्ध रूप जो होगा, उसका सही रूप होगा, वह बताना है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जल्दी से देखिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है आपके पास, वह अपने मित्र, देखिए पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। वह अपने मित्र से बातें कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि बातें कर रहे हैं ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम वह एक इंसान होगा, क्योंकि वह जो है किसी एक इंसान के लिए यूज़ होता है, और एक इंसान के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके लिए जो है हम एक वचन का यूज़ करते हैं। तो कर रहे हैं जो है वो एक बहुवचन के लिए यूज़ होता है। तो आपने बताना है कि उस हिसाब से सही उत्तर कौन होगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास, वह अपने मित्र से, तो मैंने बताया था आपको कि हमें वर्टिकली तरीके से पढ़ना है। वह अपने मित्र से, वह अपने मित्र से, वह अपने मित्र से, बे अपने मित्र, देखिए बे तो नहीं होगा इसलिए ऑप्शन डी तो हमारे पास कैंसिल है। तो इसके बाद हमने देखना है, यहाँ तक तो हमने देख लिया था, बात कर रही हैं। अगर वह जो है पुल्लिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो रही है तो जो है स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए। तो ऑप्शन ए भी गलत है। बातें कर रहे हैं और बातें कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जो रहे है जो है बहुत सारे बहुवचन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह अपने मित्र से बातें कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने वर्टिकली तरीके से देखना है और सही उत्तर जो है पहचानने की कोशिश करनी है। अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जो सही उत्तर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक बात याद रखिए कि टीसीएस जो है बहुत ही फिक्स पैटर्न पर चलती है। अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो उसके पास एसएससी का टेंडर पिछले साल तक था। तो वो क्या करते थे कि जितने भी एग्ज़ाम होते थे, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर आपका सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो, जितने भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो प्रश्न होते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट होते थे, मतलब सेम सेम होते थे। बस थोड़ा सा उनमें उनके लेवल का जो है वो डिफरेंस होता था। सीजीएल में थोड़े हार्ड पूछे जाते थे और एमटीएस में थोड़े से लो लेवल के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उनको हम रेफरेंस मानकर वैसी ही तैयारी करेंगे या फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जब एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो प्रश्न आएंगे उनको हम जल्दी से कर पाए और बिल्कुल सही कर पाए। तो आपने ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो चलिए आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए वर्तनी में कहीं अशुद्धि है, गलत लिखा होगा कोई शब्द, तो दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपके पास ये एक वाक्य है, वर्तनी का मतलब होता है किसी शब्द में गलती, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कोई शब्द दिया होगा, जैसे मान लो इस वाक्य में एक कोई शब्द होगा, उसमें कहीं ना कहीं गलती होगी, तो आपने उसी को जो है ठीक करके देखना है कि कौन सा जो सही उत्तर होगा। अगर आपको कहा गया कि किसी भाग में अशुद्धि है, तो हो सकता है कि जैसे उसमें 2-3 शब्द भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे मान लो ये 2-3 हो गए या फिर ये 2 हो गए, तो ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब वर्तनी कहा गया तो आपने ध्यान रखना है कोई एक ही शब्द होगा और उसमें जो है गलती होगी। ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले आप वाक्य को पढ़िए। मेरी आंखों से आंसू बह गए। अब आप बताइए कि इसमें से कोई कौन सा वो शब्द है जिसमें गलती है या फिर जो अशुद्ध है। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए चारों में आंसू से रिलेटेड शब्द हैं, तो आई थिंक ये जो आंसू है यही गलत होगा। तो अब बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसू, सू में जो है छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। देखिए शू तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो गलत है, ये तो गलत ही दिख रहा है, और ये वाला भी जो है गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लिंग परिवर्तन करें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। तो आपने बताना है कि जो आपके पास ये शब्द है प्रियतमा, इसका जो है आपने लिंग परिवर्तन करना है। तो
अगर ये जो आपको दिख रहा है कि ये स्त्रीलिंग है तो आपको बताना है कि इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। प्रियतमा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक बार आप ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है प्रियतम, ऑप्शन बी भी है आपके पास प्रियतम, ऑप्शन सी है प्रियताम, तो ताम तो नहीं होता, ये तो गलत है, और ऑप्शन डी है प्रियतर, तो ये भी बर्तनी के हिसाब से गलत है। अब बताइए ऑप्शन ए और बी में कौन सा सही होगा, प्रियतम और प्रियतम। देखिए ऑप्शन ए में जो है हलंत दिख रहा है आपको म में, और ऑप्शन बी में नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए जो है गलत है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चोरों ने डैश घर में प्रवेश किया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक मिनट सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया हो गया और एक तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। ये 3 ही चीज़ें हैं जो कि टीसीएस बार बार पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी के पोर्शन में। तो आपने इन तीनों पर जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और इनको याद रखने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद करने के लिए कौन सा जो ट्रिक है वो बेस्ट है। तो आपने तो आपने जो है इस वाक्य को पढ़ लिया होगा कि चोरों ने घर में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास इमेज दिख रही है आपको, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में। तो जो एक महिला है वो देख सकते हैं आपकी कितनी जल्दी जल्दी जो है काम कर रही है, आप देख सकते हैं इस इमेज को अच्छे से। तो ये जो है जो पोछा लगा रही है तो ये थोड़ा सा फास्ट लगा रही है, और वहीं जब ये टेबल साफ कर रही है तो ये बिल्कुल आराम से, देख सकते हैं इनके चेहरे पर आप थोड़ा सा फोकस करके कि कितने आराम से जो है काम कर रही है। और दो जो जो लेफ्ट साइड वाला इमेज है उसमें कितनी फास्ट ये काम कर रही है। तो रीतिवाचक क्रिया का मतलब ही होता है कि जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको करने का तरीका कैसा है। मान लो आप खाना खा रहे हो तो आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, या फिर आराम से खाना खा रहे हो, या फिर लेट कर खा रहे हो, या फिर खड़े खड़े खाना खा रहे हो। तो यही चीज़ होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, कि जो जो भी आप क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को करने का तरीका कैसा है, यही हमें बताता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने ये इमेज थोड़ी सी याद रखनी है और थोड़ा सा इसको रिलेट करना है। तो चलिए अब बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चोरों ने डैश घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश किया लेकिन कैसे किया, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया बताती है कि क्रिया करने का तरीका। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है धीरे धीरे, ऑप्शन बी है छत से, ऑप्शन सी है पीछे से, ऑप्शन डी है कैसे। तो देखिए चोरों ने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया, धीरे धीरे मतलब आराम आराम से वो अंदर घर के अंदर घुस गए। तो ये जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वो छत से आए या फिर कहीं से भी आए, वो रीतिवाचक क्रिया नहीं होती। तो ये ऑप्शन बाकी के सभी जो है गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपने याद रखना है कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो क्या होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में एक वचन संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि एक वचन संबंधी, आपको पता है एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक होगी तो कार होगी, बहुत सारी होगी तो कारें होगी। तो इसी से रिलेटेड आपने देखना है कि कौन सी गलती है वचन संबंधित। तो पहले आप पढ़िए एक बार फिर से कि ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही लड्डू मिलेंगे। तो देखिए अगर एक ही लड्डू किसी को दिया होगा तो उसे कहेंगे हम एक ही लड्डू मिलेगा, ना कि मिलेंगे होगा। तो अब बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर सही होगा। वर्टिकल तरीके से जाइए आप, वर्टिकल तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ देख सकते हैं इतना तो जो है सेंटेंस बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम कट करेंगे इसको। और जो थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। एक को, जो एक को है ये तो गलत दिख रहा है हमें,
एक को तो होता नहीं, तो ये गलत होगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे अगर आप बी, सी और डी, एक ही एक ही एक ही, तो ये वाला इतना पोर्शन भी जो है बिल्कुल सही है, तीनों में मतलब सेम टू सेम है। एक ही लड्डू मिलेगा या फिर लड्डू मिलेंगे, आपने इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगर ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर भी व्यक्तियों लिखा है, जो कि गलत होगा। अगर हम 1 मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज करके बताता हूँ मैं आपको। प्रत्येक व्यक्तियों, अगर आप हर एक इंसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा प्रत्येक व्यक्ति, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही लड्डू मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। एक ही लड्डू मिलेंगे ये तो गलत होगा। और ऑप्शन बी और सी में जो ऑप्शन बी और ए में जो गलती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था एको और यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी में व्यक्तियों। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है और सही उत्तर बताना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल से संबंधित त्रुटि का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपने बताना है भूतकाल जो पास्ट टेंस से रिलेटेड कौन सी गलती इसमें हुई है। कल मोहन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है, ये आपके पास वाक्य है। क्या ये भूतकाल में दिख रहा है? आपको पता है जो जाता है जाती है ये सभी जो है प्रेजेंट टेंस की बात होती है, वर्तमान काल की बात होती है। तो इसको ही आपने देखना है, इसी में त्रुटि है। तो जो सही उत्तर होगा 4 ऑप्शन में से अब जल्दी से आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए है गिर जाता है, ऑप्शन बी है कांच, हाथ से कांच का, ऑप्शन सी है गिलास छूटकर नीचे, ऑप्शन डी है कल मोहन के। तो देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें ही गलती है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। यहाँ पर होना था कल मोहन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर नीचे गिर गया, तो ये जो है पास्ट टेंस को रिलेट करता है। यहाँ पर होना था गया, गिर गया, तब ये पास्ट टेंस बनना था, भूतकाल, तब जो है ये सही भूतकाल का वाक्य बन जाना था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में प्रत्युक्त विदेशज शब्द का शुद्ध रूप चुनें। आपको इस वाक्य को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा जो विदेशज शब्द है। आपको पता होगा कि देशज होते हैं जो हमारे, जैसे मान लो हमारे भारत में उन शब्दों का जो निर्माण हुआ है उन्हें कहते हैं देशज। और विदेशज होते हैं जैसे मान लो किसी दूसरी भाषा, जैसे कि फारसी हो गया, इंग्लिश हो गई आपकी, या फिर कोई और भाषा होगी, तो उन शब्दों, उन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें कहा जाता है विदेशज शब्द। तो बताना है आपने, पहले इसको पढ़िए आप एक बार। इसमें लिखा है किसानों को नई तकनीक से पैदावार, तो ये तो देखिए आपको दिख ही रहा कि गलत है, बढ़ाने में मदद मिली। तो ये जो शब्द है ये गलत है, आपने बताना है कि इसकी जगह जो सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए किसानों को नई तकनीक से, इतना वाला पोर्शन तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या लिखा है आपके पास, पदवार, ये भी गलत है, तो ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। ऑप्शन बी में देख सकते हैं आप पैदवर, ये भी इसका नहीं होगा क्योंकि ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं आप पैदावार, तो आई थिंक पैदावार जो है इसका सही उत्तर हो सकता है। तो एक बार ऑप्शन डी भी देखेंगे हम, ऑप्शन डी में है पैदार, तो ये भी इसका गलत उत्तर है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आपने जो है वो ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में देशज शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो देशज शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि सही उत्तर इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास मुझे अमरूद बहुत पसंद है, और ऑप्शन बी है आपके पास आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। ऑप्शन सी है आपके पास अभिलाषा से पता नहीं रसीद कहाँ रख दी, अभिलाषा ने पता नहीं रसीद कहाँ रख दी।
और ऑप्शन डी है आपके पास मंजू सिनेमा देखने चली गई। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऑप्शन ए में जो अमरूद है, ऑप्शन बी में जो गड़गड़ाहट है, ऑप्शन सी में जो रसीद है, ऑप्शन डी में जो है सिनेमा है। इन शब्दों में से देखना है आपने कौन सा शब्द जो है देशज है जिसका निर्माण हमारे देश में ही हुआ है। तो देखिए जो अमरूद है वो एक फारसी का शब्द है, फारसी भाषा से लिया गया है ये, तो ये तो देशज नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है। गड़गड़ाहट जो है एक देशज शब्द है, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रसीद जो एक शब्द है ये एक अरबी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा भी हमारे जो देश की नहीं थी। और जो सिनेमा है ये एक अंग्रेजी शब्द है, ये जो है इंग्लिश से लिया गया है। तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है कि कौन से शब्द जो है वो हमारे देश के हैं देशज और कौन से जो है विदेशज। तो ये सभी जो है फॉरेन कंट्री के जो भाषा थी उनसे लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेज से, तो ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर डैश। आपने बताना है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जल्दी से इनको पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर हुआ, ये तो गलत होगा, ताक पर पड़ी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी आपकी निगाह का मतलब होता है नज़र, हम कहते हैं कि हमारी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी या फिर किसी इंसान पर एकदम से नज़र पड़ती है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य को स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करें। इस वाक्य में आपने जो है देखना है कि इसको आपको स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करना है। तो आपके पास जो वाक्य है, राम खेल रहा था, आपको मतलब नहीं है काल से कि प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है, आपने बस यही देखना है कि इसका जो स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सही उत्तर कमेंट में बताइए। हम खेल रहे थे, या फिर सुरेश खेल रहा था, या फिर सीता खेल रही थी, या फिर वे खेल रहे थे। तो देखिए राम का जो स्त्रीलिंग हो सकता है वो सीता हो सकता है, सुरेश तो एक पुल्लिंग है, और हम खेल रहे थे इसमें जो है हमें किसी डेफिनेट जेंडर का पता नहीं चल रहा कि ये जो है फीमेल्स है या फिर मेल है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बे खेल रहे थे, इसमें भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से किस शब्द में या प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बन सकता है। तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। तो फिलहाल आपने बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसमें जो है या प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के सबसे आगे जुड़ा होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो ऑप्शन बी है बाछा, अगर बाछा में हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाता है बछिया, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिमान से मित्रता अच्छी रहती है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपने बताना है कि जो बुद्धिमान है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास बुद्धिमती, ऑप्शन बी मनीषा, ऑप्शन सी मेधा, ऑप्शन डी बुद्धि। तो देखिए बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग होगा वो होता है बुद्धिमती, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में प्रत्युक्त विदेशज शब्द का शुद्ध रूप चुनिए।
तो आपने देखना है कि इस वाक्य में कौन सा जो विदेशी शब्द है और उसके बाद वो जो है उसका शुद्ध रूप आपने बताना है। प्रयोगशाला में रसायन प्रतिक्रिया के लिए थर्मीटर लगाया गया। तो देखिए आप पता लगा सकते हैं कि थर्मीटर जो है गलत है, तो आपने इसी का जो है शुद्ध रूप बताना है। प्रयोगशाला में रसायन प्रतिक्रिया के लिए, तो इतना पोर्शन तो जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही है। थर्मामरमीटर, तो देखिए ये गलत है। थर्मामीटर ये हो सकता है। थर्मामीटर ये भी जो है ऑप्शन सी भी गलत है। थर्मामीटर तो ये भी बर्तनी के हिसाब से गलत है। तो देखिए ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। थर्मामीटर जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपने इस प्रकार से देखना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना कि आप हर एक लाइन जो है पढ़ते जाओ बार बार। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।